नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुनाह या साजिश चैनल में। क्या आपने कभी सुना है कि प्यार के पीछे भी छिपा हो सकता है धोखा? यह कहानी है एक लड़की की जिसने प्यार किया और गुपचुप तरीके से अपने प्रेमी से शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद जो हुआ वह किसी बुरे सपने से कम नहीं था। रात के अंधेरे में उनके रिश्ते के एक खतरनाक सच सामने आए। वह लड़का जिसे उसने अपना सब कुछ माना उसे धोखा देकर चला गया। क्या यह सिर्फ प्यार का धोखा था या इसके पीछे छुपे थे और भी रहस्य? इस सच्चाई को जानने से पहले गुनाह या साजिश चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी दबा ले ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो चलिए जानते हैं पूरी घटना। 13 अगस्त साल 2020 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में नाना खेरा बस स्टैंड के नजदीक होटल नटराज की तीसरी मंजिल पर स्थित कमरा नंबर 303 में एक वेटर खाली कप और प्लेट लेने के लिए जाता है। उसने कमरा नंबर 303 के दरवाजे की डोरबेल बजाई, लेकिन ना तो उस कमरे से कोई जवाब देता है और ना ही किसी ने दरवाजा खोला। वेटर के बार बार बेल बजाने पर भी जब दरवाजा नहीं खुला तो परेशान होकर वेटर भागता हुआ सीधा होटल मैनेजर दुर्गेश के पास पहुंचता है। होटल मैनेजर दुर्गेश उस समय रिसेप्शनिस्ट से बातें कर रहा था। वेटर काफी घबराया हुआ दिख रहा था। वह मैनेजर को देखते ही उससे बोला, सर, कमरा नंबर 303 का दरवाजा नहीं खुल रहा। हालांकि मैंने कई बार डोरबेल भी बजाई और दरवाजा भी खटखटाया, लेकिन कोई भी ना तो अंदर से दरवाजा खोल रहा है ना किसी की आवाज अंदर से सुनाई दे रही है। वेटर ने मैनेजर दुर्गेश से कहा कि शायद उस कमरे में कोई नहीं है, लेकिन मैनेजर के कुछ कहने से पहले ही उसके पास बैठे हुए रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया कि मैडम तो कमरे में ही है, लेकिन उनका साथी किसी काम से बाहर गया हुआ है। रिसेप्शनिस्ट ने मैनेजर दुर्गेश को बताया कि उस लड़की का साथी बाहर जाते समय यह कहकर गया था कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ, तब तक तुम लोग मैडम का ख्याल रखना। लेकिन उसे गए हुए काफी देर हो चुकी थी और वह अभी तक वापस नहीं आया था। रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि मैं अभी उसे फोन करता हूँ। इसके बाद रिसेप्शनिस्ट ने विजिटर्स रजिस्टर में कमरा नंबर 303 के कस्टमर का फोन नंबर देखा और उसके नंबर पर फोन किया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ था। रिसेप्शनिस्ट ने कई बार फोन लगाने की कोशिश की, मगर उसका फोन हर बार बंद आ रहा था। रिसेप्शनिस्ट ने यह बात मैनेजर दुर्गेश पटेल को बताई। मैनेजर दुर्गेश पटेल को भी यह बात थोड़ी अजीब लगी। इसके बाद मैनेजर दुर्गेश तुरंत वेटर और रिसेप्शनिस्ट को अपने साथ लेकर कमरा नंबर 303 पर पहुंचता है। मैनेजर ने कमरे का दरवाजा खुलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन काफी प्रयास करने के बाद भी जब अंदर से किसी ने दरवाजा नहीं खोला और ना ही कमरे के अंदर कोई हलचल हुई तो उन्होंने किसी अनहोनी की आशंका होने की बात सताने लगी। उन्हें लगने लगा कि हो न हो कमरे के अंदर जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि कमरे में लड़की के साथ ठहरा हुआ युवक थोड़ी देर में आने की बात कहकर होटल से निकल चुका था और कई घंटे बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं आया था। साथ ही उसने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया था, जिसकी वजह से मैनेजर दुर्गेश को लग रहा था कि शायद उस लड़के ने कुछ किया है। इसके बाद घबराए मैनेजर दुर्गेश पटेल ने रिसेप्शन पर रखी उस रूम की डुप्लीकेट चाबी मंगवाई, लेकिन जैसे ही उस कमरे को खोला गया तो वहां का दृश्य देखकर उन तीनों के होश उड़ गए, क्योंकि उस कमरे में बेड पर उस लड़के के साथ आने वाली लड़की का शव पड़ा हुआ था। उस लड़की का चेहरा खून से सना हुआ था। यह सब देखकर मैनेजर दुर्गेश की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। वह लोग समझ गए थे कि उस लड़की के साथ आने वाले व्यक्ति ने ही उसका कत्ल करके वहां से वह फरार हो गया है। असल में होटल नटराज जाने माने होटलों में से एक था, जिसके ओनर एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे जो कि इंदौर के रहने वाले थे। इधर होटल के दूसरे कस्टमर्स को भी जब होटल में किसी लड़की के कत्ल की जानकारी मिलती है तो वो लोग भागते हुए कमरा नंबर 303 के सामने पहुंच जाते हैं और फिर देखते ही देखते कमरा नंबर 303 के सामने लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। क्योंकि मामला एक लड़की के कत्ल से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैनेजर ने तुरंत इस घटना की जानकारी नाना खेरे पुलिस को दे दी। होटल में हालत बिगड़ते देखकर मैनेजर ने तुरंत होटल के मालिक को भी फोन करके सारी बात बता दी। सूचना मिलते ही नाना खेरे पुलिस की टीम भी वहां होटल नटराज कमरा नंबर 303 पे पहुंच जाती है।
लेकिन वहां का मंजर इतना भयावह और खौफनाक था कि पुलिस वाले भी घबरा गए। हालांकि वहां की हालत को देखकर पुलिस भी समझ गई थी कि यह मामला कत्ल का है, इसलिए पुलिस ने घटना की बारीकी से जांच करनी शुरू कर दी। पुलिस वालों ने फॉरेंसिक टीम को भी वहां पे बुला लिया। जांच के दौरान पुलिस वालों ने देखा कि जिस लड़की का शव बेड पर खून से सना हुआ पड़ा हुआ था, उसकी उम्र लगभग 20 से 22 साल के आसपास थी। देखने में वह किसी सामान्य परिवार की लगती थी, लेकिन उस लड़की का बड़ी ही बेरहमी से कत्ल किया गया था। इसके बाद पुलिस होटल के स्टाफ से भी पूछताछ करती है। होटल मैनेजर दुर्गेश पटेल ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि यह लड़की जिस लड़के के साथ यहाँ आई थी, उसकी उम्र भी लगभग 23 से 24 साल के आसपास ही थी। दुर्गेश ने आगे बताया कि जब यह लड़की उस लड़के के साथ होटल आई थी तो उसके कंधे पे एक कैरी बैग था। देखने में ऐसा लगता था जैसे किसी कॉलेज की स्टूडेंट हो। मैनेजर दुर्गेश ने बताया कि उन दोनों ने होटल में शाम तक रहने के लिए कमरा बुक किया था। कमरा बुक करते समय उन्होंने खुद को पति पत्नी बताया था। इसके बाद वह दोनों कमरा नंबर 303 में चले गए थे। रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि फिर करीब 1.5 घंटे बाद वह लड़का यह कहकर होटल से बाहर निकला था कि वह किसी काम से जा रहा है। मैडम अंदर ही आराम कर रही है, तुम उनका थोड़ा ध्यान रखना। लेकिन उसके जाने के कुछ समय बाद जब एक वेटर नाश्ते की चाय और प्लेट लेने कमरा नंबर 303 में गया तो लड़की ने दरवाजा नहीं खोला, जिसकी वजह से होटल मैनेजर ने कमरे की दूसरी चाबी मंगवाकर दरवाजा खोला। इसके बाद पुलिस ने उन दोनों का नाम और एड्रेस पूछा तो मैनेजर ने विजिटर्स रजिस्टर लाकर पुलिस के सामने रख दिया। पुलिस ने उस रजिस्टर में उन दोनों लड़के लड़की का नाम और पता चेक किया। वैसे तो आमतौर पर इस तरह की वारदात करने वाले लोग अपना नाम और पता सही नहीं लिखवाते, लेकिन यह ऐसा नहीं था। उन दोनों ने होटल में अपना नाम और एड्रेस बिल्कुल सही बताया था, जिसमें लड़की का नाम तनु परिहार जबकि लड़के का नाम सुभाष पोरवाल लिखा हुआ था। इसके बाद पुलिस उन दोनों के परिवार वालों को इस वारदात की जानकारी देती है और उन्हें तुरंत होटल नटराज में पहुंचने को कहती है। इस दुखद घटना की खबर मिलते ही उन दोनों के परिवार वाले भागते भागते होटल नटराज पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही तनु के परिवार वालों की नजर अपनी बेटी के शव पर पड़ी, वे लोग जोर जोर से रोने लगे, क्योंकि जिस तनु परिहार का कत्ल हुआ था वह घर की सबसे बड़ी बेटी थी। किसी तरह पुलिस और होटल के स्टाफ ने तनु के घर वालों को संभाला और उन्हें तसल्ली देकर चुप कराया। इसके बाद पुलिस ने तनु के शव का मुआयना किया। तनु का शरीर बुरी तरह जख्मी था। उसके गले पर एक निशान जबकि उसके पेट पर 3 गहरे घाव थे जो एक तेजधार हथियार से किए गए थे। छानबीन के बाद तनु परिहार के शव को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया। इसके बाद तनु की मां आशा देवी के कहने पर सुभाष पोरवाल के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज करके आगे की जांच शुरू की गई। तनु के परिवार वालों से पूछताछ करने के बाद ही पुलिस ने सुभाष के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पे लगा दिया। जनता और मीडिया के प्रेशर की वजह से पुलिस भी तेजी से इस मामले की जांच करने में जुट गई और फिर साइबर सेल की मदद से मात्र 24 घंटे के अंदर ही सुभाष की लोकेशन का भी पता लग जाता है। उसकी लोकेशन आगरा में पाई जाती है। इसके बाद नाना खेरे पुलिस ने आगरा पुलिस की मदद से सुभाष पोरवाल को अरेस्ट कर लिया और फिर उसे नाना खेरे पुलिस स्टेशन लाकर उससे कड़ाई से पूछताछ की गई। दरअसल सुभाष शुरू से ही बिगड़ैल और आवारा किस्म का लड़का था। उसने बड़ी मुश्किल से क्लास 10th तक की पढ़ाई की थी। इसके बाद सुभाष ने अपने पिता आत्माराम पोरेवाल की तरह ऑटो रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। सुभाष न्यू इंदिरा कॉलोनी में रहता था। उसके घर के सामने ही तनु परिहार भी अपने परिवार के साथ रहती थी। तनु के पिता की मृत्यु हो चुकी थी। उसके परिवार में उसकी मां आशा देवी और उसके 2 छोटे भाई थे। घर का खर्च चलाने के लिए तनु की मां आशा देवी एक छोटी सी किराने की दुकान चलाती थी, यानी उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं थी। अपने 3 भाई बहनों में तनु सबसे बड़ी थी। उनके पिता की मृत्यु तभी हो गई थी जब तनु बहुत छोटी थी। इधर पिता की मौत के बाद बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी मां आशा देवी के कंधों पर आ गई थी, जिसे उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया था। आशा देवी ने मेहनत मजदूरी करके अपने सभी बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाई थी। उनकी बड़ी बेटी तनु बीकॉम 2nd ईयर की छात्रा थी। तनु परिहार एक सुंदर और मिलनसार स्वभाव की लड़की थी। क्योंकि तनु और सुभाष के घर आमने सामने ही थे, इसीलिए वह दोनों एक दूसरे को देखते हुए और एक साथ बड़े हुए थे। लेकिन जब तनु
बड़ी होती है तो सुभाष मन ही मन तनु से प्यार करने लगता है। सुभाष तनु के प्यार में इतना पागल था कि वह तनु से बात करने के लिए उसके करीब आने के लिए अपने ऑटो का इस्तेमाल किया करता था। असल में जब तनु कॉलेज जाने के लिए घर से निकलती थी तो सुभाष पहले से ही अपना ऑटो लेकर उसके इंतजार में खड़ा रहता था। वो तनु को अपने ऑटो में बिठाकर उसके कॉलेज ले जाता और फिर उसे कॉलेज से वापस भी लेकर आता था। सुभाष तनु को उसके घर के करीब छोड़ देता था। उधर तनु भी अब धीरे धीरे सुभाष से प्यार करने लगी थी। इसके बाद उन दोनों को जब भी मौका मिलता तो वो दोनों एक साथ घूमने फिरने के लिए निकल जाते थे। समय के साथ साथ उन दोनों का प्यार परवान चढ़ता रहा। वे दोनों एक दूसरे के साथ शादी के सपने देखने लगे और जब भी वो दोनों साथ होते तो अपने शादीशुदा जीवन के बारे में बातें करते। सुभाष तनु को ऐसे सपने दिखाता कि तनु भी उन सपनों में खो जाती। वे दोनों शादी करके अपना घर बसाना चाहते थे। इसके बाद 9 जुलाई 2020 को यानी इस घटना के 1 महीने पहले उन दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। इसके बाद 23 जुलाई को चिंतामन गणेश मंदिर जाकर उन दोनों ने पूरी रीति रिवाज के साथ शादी कर ली। इसके बाद सुभाष और तनु शादी के बंधन में बंध गए। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब इस शादी के बारे में अपने घर वालों को बताने का समय आया तो सुभाष बिना झिझक की इस बात की जानकारी अपने परिवार वालों को दे देता है। उसके परिवार वालों ने उन दोनों के शादी को स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन इधर साहस न जुटा पाने के कारण तनु ऐसा नहीं कर पाई। प्यार की भावनाओं में बहकर उसने सुभाष से शादी तो कर ली थी, लेकिन अब उसे बहुत पछतावा हो रहा था, क्योंकि अब उसे अपनी माँ का प्यार और पिता की मृत्यु के बाद उसके लिए उसकी माँ का जीवन भर का संघर्ष उसे याद आ रहा था। अपनी माँ की कुर्बानियों के सामने तनु को अब सुभाष का प्यार कम लगने लगा था। उसकी माँ ने उन तीनों भाई बहनों को बहुत कठिनाइयों से पाला था। इन सब चीजों को देखकर वह अपनी माँ के साथ धोखा नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसने शादी का राज अपनी माँ से छिपाए रखना ही सही समझा। इधर अब सुभाष से बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि वह तनु के साथ शादीशुदा जीवन गुजारना चाहता था। इसलिए वह तनु पर साथ रहने के लिए दबाव बनाने लगा। लेकिन जब शादी के बाद भी तनु उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं हुई तो सुभाष के सब्र का बांध टूट गया। उसने तनु के खिलाफ एक खतरनाक प्लान बनाना शुरू कर दिया। इधर जब तनु को यह पता चला कि उसकी माँ उसके लिए एक अच्छे लड़के का रिश्ता तलाश कर रही है तो उसे लगा कि माँ का दिल दुखाना ठीक नहीं। लेकिन जब सुभाष को पता चला कि तनु की माँ तनु के लिए लड़का तलाश कर रही है तो उसे तनु पर और भी ज्यादा गुस्सा आने लगा, क्योंकि तनु जब पहले से ही शादी कर चुकी है तो फिर वह किसी और से दूसरी शादी कैसे कर सकती थी। इसके बाद सुभाष ने तनु को समझाने की बहुत कोशिश की। वह तनु के सामने हाथ जोड़ता है, उसकी मिन्नतें करता है और उसे अपनी शादी का वास्ता भी देता है, लेकिन तनु सुभाष की कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। 13 अगस्त यानी घटना वाले दिन सुभाष का मन बहुत ही उदास था। वह एक बार तनु से मिलकर उसका आखिरी फैसला सुनना चाहता था। उस दिन सुभाष ने यह भी तय कर लिया कि अगर इस बार तनु ने उसका साथ रहने से इनकार कर दिया और अगर तनु ने किसी और से शादी करने की बात कही तो वह उसे खत्म कर देगा, क्योंकि वह चाहता था कि अगर तनु उसकी नहीं हो सकी तो वह किसी और की भी नहीं हो सकती। इसके लिए सुभाष ने होटल नटराज को चुना। होटल नटराज में कमरा खाली है कि नहीं यह जानने के लिए उसने अपना नाम विकास बताकर पहले होटल मैनेजर दुर्गेश पटेल से बात की। इसके बाद सुभाष ने तनु को मैसेज करके कहा, तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। उस दिन तनु ने भी सोचा कि आज सुभाष से मिलकर वह इस मामले को खत्म कर देगी। इसके बाद तनु ने अपना कोचिंग बैग और एक पानी का बोतल लिया और अपनी माँ से कोचिंग जाने की बात कहकर वह सुभाष से मिलने के लिए चली गई। इधर सुभाष ने एक दिन पहले ही मार्केट से जो चाकू खरीदा था वह उसे लेकर तनु से मिलने के लिए निकल गया। इसके बाद वह तनु को उसके घर के सामने से ही ऑटो में बिठाकर उसे पहले होटल नटराज ले गया। वहाँ उन्होंने होटल में कमरा बुक किया। फिर वह दोनों कमरा नंबर 303 में चले गए। कमरे में पहुंचकर सबसे पहले सुभाष ने चाय और नाश्ता मंगवाया। चाय पीने के दौरान ही सुभाष ने तनु के साथ फिर से अपनी शादी को लेकर बात करनी शुरू कर दी, लेकिन बात करते करते उन दोनों में बहस होने लगी और
यह बहस इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। जहां तनु अपनी शादी को लेकर अपनी माँ के फैसले को आखिरी फैसला बताते हुए अपनी बात पर अड़ी हुई थी, वहीं सुभाष भी गुस्से में आकर कहता है कि जब तुम मेरे साथ 2 बार शादी कर चुकी हो तो फिर तुम तीसरी बार किसी और से शादी कैसे कर सकती हो। तनु सुभाष को समझाते हुए कहती है कि वह शादी हम दोनों की बहुत बड़ी भूल थी। तनु ने सुभाष से कहा कि अब मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी माँ ने मेरे पिता के बगैर बड़ी मुश्किलों से हमारा परवरिश किया है। तनु ने कहा कि मैंने पहले ही अपनी माँ से छुपकर तुमसे शादी करके बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ रहकर दोबारा गलती नहीं करना चाहती। तनु ने कहा कि मैं अपनी माँ को और दुखी होते हुए नहीं देख सकती, इसीलिए अब अपनी माँ की पसंद के लड़के से शादी करूंगी। लेकिन यह बात सुनकर सुभाष भड़क जाता है। सुभाष का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसने कमरे में टहलते हुए तनु से कहा, तो क्या हम दोनों एक दूसरे को भूल जाएं? इस बात पर तनु ने गर्दन झुकाते हुए कहा कि हाँ सुभाष, हम दोनों के लिए यही ठीक रहेगा। लेकिन सुभाष ने चाकू निकालते हुए तनु से कहा कि तुम मेरी थी और मेरी ही रहोगी। इतना कहते ही सुभाष ने तनु का गला रेत दिया। वार इतना तेज था कि तनु की आधी गर्दन कट गई। तनु चीखते हुए बेड पर गिरी। उसके बेड पर गिरते ही सुभाष ने उसके पेट पे कई बार वार किए। तनु कुछ देर तड़पती रही और फिर उसका शरीर हमेशा के लिए शांत हो गया। सुभाष ने जब देखा कि तनु का शरीर ठंडा पड़ चुका है तो उसने तनु के फोन उठाया और काम का बहाना बनाकर वह होटल से बाहर निकल गया। वहां से निकलकर वह अपने ऑटो से पहले शाजापुर बस अड्डे पर पहुंचा। फिर वहां से बस पकड़कर वह अपनी मौसी के घर आगरा चला गया। सुभाष पोरवाल से पूछताछ करने के बाद पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल किया गया चाकू, तनु का मोबाइल फोन और ऑटो रिक्शा को भी अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद पुलिस ने सुभाष पोरवाल के दिए गए बयान और सबूतों के आधार पर चार्जशीट तैयार करके उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। केस अभी भी कोर्ट में है और अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपसे फिर मिलती हूँ एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए सतर्क रहें। धन्यवाद।